नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम जानेंगे क्या है आपके निवेश के कर्तव्य, कौन से ऐसे निवेश के तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है अपने पूरे इस निवेश के सफर में। और इस सफर को और ज्यादा आसान बनाने के लिए आज हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, और संजीव गोविला, सीईओ हम फौजी इनिशिएटिव। दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में। हेमंत जी से हम जानेंगे कि हम गणतंत्र दिवस से कौन से फाइनेंशियल लेसन सीख सकते हैं, और संजीव जी से हम समझेंगे कि हमारे फौजी जो सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी मदद कर सकते हैं। ये दो जो पहलू हैं आज हम छूने वाले हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। इसलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी संजीव जी। आप आर्मी में रह चुके हैं और आप भी बखूबी समझते होंगे, जानते होंगे कि बहुत सारी चुनौतियां होती है एक फौजी के जीवन में जिससे वो दो चार होते हैं, फिर भी उन तमाम कठिनाइयों से पार पाते हुए वो हम सबकी रक्षा करते हैं सरहद पर। लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल रक्षा कैसे करें, वो अपने आर्थिक सुरक्षा के लिए कैसे कदम उठाएं, ये मैं आपसे आज समझना चाहती हूँ। सबसे पहले कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो किसी एक फौजी की जिंदगी में आती हैं? नमस्कार स्वाति जी, और आपका बहुत आभारी हूँ, आपका और जी बिजनेस का, कि मुझे इस पावन अवसर पर, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मुझे फौजियों के बारे में बात करने के लिए बुलाया। अगर हम फौजियों की जो चुनौतियां आती हैं उसकी बात करें, जहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, तो मैं इसको 5 चुनौतियां कहूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो उनकी पोस्टिंग होती है बिल्कुल रिमोट लोकेशंस पे, कुछ आसपास नहीं होता। फाइनेंशियल प्लानर तो बहुत दूर की चीज है। दूसरी चीज होती है कि उनका रेगुलर ट्रांसफर होता रहता है, रेगुलर पोस्टिंग ट्रांसफर। तो कहीं पे जो है उनकी रूट्स बन नहीं पाती हैं कि एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर मिल जाए तो उसके साथ लग जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता। तीसरी चीज ये होती है कि उनका जो काम होता है, उनका जो जॉब होता है, जो वर्क होता है, वो 24/7 होता है। उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल चीजों के बारे में बहुत कम सोचने का समय मिलता है। चौथी चीज होती है कि उनकी जो रिस्क होती है, वर्किंग लाइफ जो होती है, वो काफी रिस्की होती है। ये तो हम सभी जानते हैं सिविलियंस के कंपेयर्ड में। और लास्ट चीज ये होती है कि इन सब चीजों की वजह से फौज के अंदर, फौजियों के अंदर फाइनेंशियल चीजों के बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं है। न तो उनको पता है ज्यादा, और ना ही पूरी फौज एज सच को इसके बारे में मालूम रहता है। बिल्कुल। तो ऐसे कुछ चुनौतियां हैं जो हम फाइनेंशियल चुनौतियों के हम बात कर रहे हैं, जिससे कोई भी जो आर्मी पर्सनल हैं या डिफेंस पर्सनल हैं उनकी जिंदगी में आती ही आती हैं। इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमें एक फौजी की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। हेमंत जी, अब जब हम गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हम सीख उससे लेते ही हैं, अपने आर्थिक जीवन से जुड़े हुए भी। सबसे पहली सीख क्या होगी गणतंत्र दिवस से? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो लिखा गया। कई ऐसे हमारी राइट्स है, ड्यूटीज़ हैं जिसके बारे में हम सब जानते हैं और वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। तो ऐसे कुछ सीख जो हम गणतंत्र दिवस से ले पाए, उसमें से पहली सीख क्या होगी? जी स्वाति, आई थिंक मुझे लगता है कि गणतंत्र दिवस से जिस तरह से हमने फ्रीडम पाई, जिस तरह से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उससे काफी सीख है मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो जैसे हम जानते हैं कि 1947 में हमको आजादी मिली, एज ए नेशन हमको फ्रीडम मिली, हम जो चाहे कर सकते थे। लेकिन हम किस तरह का नेशन बनना चाहते थे, हमारे गवर्नमेंट कैसे चलेगी, हमारे जुडिशरी कैसे चलेगी, हमारे जो नागरिक हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज क्या है, वो सब हमने अडॉप्ट की 26 नवंबर 1949 को, और उसको हमने एनफोर्स किया हमने 26 जनवरी 1950 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आपको पता चलता है कि आप किस तरह के नेशन है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे। इन्वेस्टमेंट में भी जब हम काम करना शुरू करते हैं, हमको पैसे मिलते हैं, हमें लगता है कि हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको खर्चा करने की फ्रीडम मिल गई। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में, लाइफ में
आपकी हर स्टेज के पास पैसा हो, आपके पास जितने भी गोल्स हो, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करने की जरूरत है। सिर्फ इसलिए कि आप कमाई कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है। जैसा हमने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब डिफाइन हुआ कि हम कैसा देश बनेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी डेमोक्रेसी की बैकबोन है, राइट। और इसमें क्लियरली हमको पता चलता है कि किस बेसिस पे हमारी गवर्नेंस होगी। उसी हिसाब से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें फाइनेंशियल प्लान बनने की जरूरत है। यानी हमारे गोल्स क्या होंगे, कितना समय है हमारे पास, कितना टारगेट है, और किस तरह की एसेट एलोकेशन हो, क्योंकि वो जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी इन्वेस्टमेंट में जो है वो एसेट एलोकेशन है, जो डिसाइड करता है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं और किस तरह की हम इन्वेस्टमेंट से अपनी रिटर्न पा सकते हैं। तो जो हमने सीख ली, सबसे पहली ये कि अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कीजिए और उस पर बने रहिए, ताकि आप जो भी गोल्स आप पूरा करना चाहें वो अपनी करें। तो मुझे लगता है सबसे पहली सीख ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें। ओके, तो इन्वेस्टमेंट को प्लान करें, और वो तभी हो सकता है जब आप कदम कदम बढ़ाते चले जाएं अपने लक्ष्य की ओर, और उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप फॉलो करती रहेंगी कि आप अपने निवेश अवधि सेट की है, फिर उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन किया है, लेकिन हाँ, नज़र आपके हमेशा लक्ष्य पर ही है। अब हम फौजियों की फाइनेंशियल प्लानिंग पर आए, तो एक जो डिफेंस पर्सनल होते हैं या जो फौजी होते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग का कौन सा ऐसा पहलू है संजीव जी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक है? हम हमेशा से इमरजेंसी प्लानिंग की बात करते हैं, हम अपने लिए रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। एक फौजी के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके का होता है, क्योंकि उनकी लाइफ तो, उनका प्रोफेशन ही इतना रिस्की है, तो इसलिए एक फौजी एक रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंशियली कैसे करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है स्वाति जी। और हेमंत जी ने भी जो बोला कि हमें प्रॉपर प्लानिंग करके चलना चाहिए, ये बहुत टके की बात है। रिस्क की जब हम बात करते हैं तो ये तो बहुत सभी को मालूम है कि फौजियों को ज्यादा रिस्क होती है लाइफ में। अब जब ज्यादा रिस्क होती है तो क्या कर सकते हैं, रिस्क है तो है। उनको जो है अच्छी तरीके से अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए, बहुत जरूरी है। और लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस की उनको जरूरत नहीं होती, क्योंकि आर्म फोर्सेस जो है उनको एडिक्वेट काफी लाइफ इंश्योरेंस दे देती हैं, और पूरी लाइफ में के लिए मेडिकल इंश्योरेंस उनको अनलिमिटेड मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे और इंश्योरेंस होते हैं जिसकी उनको जरूरत पड़ती है, जैसे होम इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्रिटिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेना चाहिए। रिस्क की वजह से डिसेबिलिटी के चांसेस भी उनके बाकी सबसे ज्यादा होते हैं। और तीसरी चीज जो उनको ध्यान रखनी है कि उनकी शॉर्टर वर्किंग लाइफ होती है, उनकी वर्किंग लाइफ बहुत कम होती है। जैसे जवान, अगर मैं किसी को भी बोलूं कि जवान 36 साल की उम्र से रिटायर होना शुरू हो जाते हैं, तो सबको बड़ा आश्चर्य होगा, बट ये असलियत है। 36 साल से जब आप रिटायर होने लगते हैं तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करके उसके लिए करना है कि मान लीजिए आपको आगे अगला जॉब वगैरह मिलने में प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो कम से कम आप अपनी फैमिली में कोई डिसरप्शन ना आने दें। बिल्कुल, तो इंश्योरेंस प्लानिंग बेहद ही ज़रूरी है, जिससे किसी भी तरीके की बाधा आपकी लाइफ में ना आए। यही जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं हेमंत जी, अपनी सिविलियंस की लाइफ में, क्योंकि हम सिविलियंस और फौजी इन दोनों की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, उसका जो मूल आधार है वो तो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन हाँ, रिस्क एक फौजी की लाइफ में ज़्यादा होता है। वहीं जब हम जोखिम के लिए तैयार रहने की बात करते हैं हेमंत जी, तो कौन से ऐसे पहलू हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जिनका ख्याल रखने की जरूरत है? जी स्वाति, एक्चुअली जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू होने से पहले सबसे पहला जो कदम होना चाहिए हमारा, वो रिस्क मैनेजमेंट पे होना चाहिए। हम जो प्लान करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हम इतने समय रहेंगे, हम इतनी मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे और हमारे अपने लिए और हमारे परिवार के लिए जो गोल्स हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं, सिचुएशन ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी हेल्थ से रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, या ऐसी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है जिसके लिए हमें बड़ी रकम की जरूरत है। तो जब आप अपना रोड मैप बनाएं, जब आगे बढ़े, उससे पहले अपनी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि लाइफ इंश्योरेंस हो और एडिक्वेट हो,
यानी अगर कुछ हो जाए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, तो जो आपके परिवार के जो सपने हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो तो वहीं के वहीं रही हैं, पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो लाइफ इंश्योरेंस से मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस, जैसा कि हम जानते हैं, हेल्थ ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं हम काफी रिस्क पे हैं, तो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, और यहाँ पे भी एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सही प्रोडक्ट चुने। जो इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस की जो स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं वो अच्छी नहीं है, और ये देखें कि किस तरह की आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। अगर छोटी फैमिली है तो फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं, अगर फैमिली में बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए इंडिविजुअल प्लान ले लें, और एडिक्वेट रिस्क कवर होना चाहिए। तीसरा, इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। पेंडेमिक ने हमको सिखाया कि इमरजेंसी फंड होना जरूरी नहीं है, साथ में एक तरह बड़ा होना चाहिए कि कम से कम 6 से 12 महीने के आपके पूरे जो कमिटमेंट है, एक्सपेंसेस हैं, वो कवर हो सके। तो ये जब तीनों आप करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट से, अगर आप रहें या ना रहें, फिर भी वो चीजें अचीव होंगी। तो आई थिंक, जैसा मैंने कहा, अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दें और इंश्योर करें कि आपने ये तीनों एंगल को कवर किया। बिल्कुल सही बोला आपने। तो रिस्क मैनेजमेंट के पहलू है, इमरजेंसी प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, इन सब का ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत है। वहीं अगर फौजियों की बात की जाए तो आपने जैसे बताया संजीव जी कि फौजी की जो रिटायरमेंट है वो भी उस हिसाब से ही आती है, मतलब उनका जो एक्टिव पीरियड है, जितना अगर मैं सही समझ पा रही हूँ प्रोफेशन का, वो एक हमारे जो नॉर्मल जो एक 60 साल तक के कामकाजी जो उम्र होती है उससे कम होता है। इसका मतलब जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग है एक फौजी की, वो उस हिसाब से ही होनी चाहिए कि जब वो अपने कामकाजी समय या बहुत ही एक्टिव दिनों में से दूर रहे, तब उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की सिविलियन से काफी अलग रहेगी। तो उसकी तैयारी किस तरीके से की जाए? अगर हम ये बात करें कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर उनको जाना चाहिए, क्या यही क्वेश्चन आप पूछ रही हैं स्वाति जी? इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के साथ साथ बेसिकली जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, ये मैं आपसे समझना चाह रही हूँ संजीव जी, कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग किस तरीके से करें। कई बार जैसे हमारे पास एक लमसम पैसा आता है, उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, ये कुछ पहलू पहले, उसके बाद कहां पर इन्वेस्ट करें, ये समझेंगे आपसे। जी बिल्कुल। तो ये लॉन्ग टर्म वाली जो आपने बात की है, ये लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और आमतौर पे क्या होता है, हमें सबको पता है लॉन्ग टर्म के लिए करना है, हमारे बच्चों का एजुकेशन आने वाला है, हमारा अपना रिटायरमेंट आने वाला है, जब जो पेंशन हमें मिलेगी शायद वो सफिशिएंट नहीं होगी, इमरजेंसी फंड की हेमंत साहब ने बात की, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बट आमतौर पे क्या होता है, जब हम उसको इंप्लीमेंट करने लग जाते हैं तो लॉन्ग टर्म भूल जाते हैं, जो अभी आने वाला है वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें उस चीज का बहुत ध्यान रखना है, और जो भी चीज हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखी है उसको हमने सहेज करके रखना है, और कल वाली जो चीज आने वाली है उसके ऊपर खर्च नहीं करना। अब ये कैसे करें? हमें जो एडिशनल अलाउंस मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, सैलरी की रेजेस मिलती हैं, वो सारी उसके अंदर बड़े ध्यान से जानी चाहिए, उनको हमें रोकना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं? जैसे एसआईपीज होती हैं, वो ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं, कुछ टाइम बाद हम भूल भी जाते हैं वो चल रही हैं, और वहीं पे वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस। इसके अलावा हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जो जॉब है उसकी क्या लिमिटेशंस है। जो लिमिटेशंस मैंने बताई उनको ध्यान में रख के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म को कोशिश करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में तो होता रहे, लेकिन हमें पता है हमारी जो रिटायरमेंट है वो जल्दी होने वाली है, और उसके बाद क्या आने वाला है हमें नहीं मालूम। इसलिए हमें अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म के प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। और लास्ट चीज इसके बारे में यह है कि ये कहना जी मैं तो पैसे की फिक्र नहीं करता, मुझे पैसे के बारे में कोई ऐसा वो नहीं करना है, हम तो जी आज के लिए जीते हैं, इस तरह की जो मेंटालिटी होती है, ये कहीं ना कहीं जाके आगे हमें बहुत दुखी करेगी। तो ये सब कुछ छोड़ दें हम बोलने वाली चीजें, और असली में जो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बेस्ट चीजें हैं, उन चीजों के ऊपर ध्यान देके स्टार्ट करें।
आज हम बात कर रहे हैं क्या हो आपके निवेश के कर्तव्य। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी और संजीव गोबेला से हम कर रहे हैं खास चर्चा। हेमंत जी, हमारे हर किसी के लाइफ में फाइनेंशियल ड्यूटीज होती हैं कुछ, जिनको ध्यान में रखना और पूरा करना बेहद ज़रूरी होता है। निवेश के जो ड्यूटीज़ हैं या जिसको हम कर्तव्य कहते हैं, वो कैसे हैं, और अगर हम उन ड्यूटीज़ को पूरा ना करें तो उससे कैसे नुकसान हमें हो सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्वाति। मैं कहूंगा हम जनरली अगर हम बात करें, हमारी कुछ राइट्स हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, तो जनरली हम अपनी राइट्स को याद करते हैं, ड्यूटीज को हम काफी बार भूल जाते हैं। इसी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये हमेशा याद रहता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम एज एन इन्वेस्टर क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छी रिटर्न मिले, हमारे जितने भी गोल्स हैं वो पूरे हो जाएं, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि उनको अचीव करने के लिए एज एन इन्वेस्टर हमारी कुछ ड्यूटीज हैं। अगर आप उनको पूरी तरह से करोगे, उनको फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपको जो भी इन्वेस्टमेंट सक्सेस चाहिए वो आपको मिलेगी। तो आई थिंक हर इन्वेस्टर को ये समझना है कि जो आपकी ड्यूटीज हैं एज एन इन्वेस्टर, वो हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे आपको उनको पूरा करना है। उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बात करूंगा। एक तो ये कि हमें एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना है। अभी काफी बार क्या होता है, हम रेंडमली इन्वेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले पैसा खर्चा करते हैं, फिर जो देखते हैं कुछ बचा है तो उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो आई थिंक डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है कि पहले आप बचत कीजिए, फिर खर्चा कीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम पहले बचत करेंगे तो खर्चा करने के लिए कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली आप थोड़ा सा प्लान करें, बजट बनाएं, तो देखेंगे कि आप खर्चा भी कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे डिसिप्लिन आने के दो फायदे हैं। एक तो ये कि आप बचत रेगुलरली करेंगे, दूसरा आप इन्वेस्टमेंट भी रेगुलर करेंगे। जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो, जहां पे सबसे बड़ा डर आपके लिए होता है वॉलेटिलिटी, और जब आप डिसिप्लिन तरीके से, जैसे हम कहते हैं एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप मार्केट लेवल को नहीं देख रहे हैं, आप डिफरेंट लेवल्स पे इन्वेस्ट करके एवरेजिंग का फायदा उठा रहे हो। तो जो सबसे बड़ा डर है इन्वेस्टर्स के लिए, वो इनफैक्ट आपके फेवर में काम करता है, क्योंकि आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। दूसरा, मुझे लगता है ड्यूटी हमारी एज एन इन्वेस्टर ये है कि हम जितना जल्दी हो सके अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरू करें। आप किसी यंगस्टर को पूछिए, रिटायरमेंट की बात कीजिए, तो वो कहेंगे अभी से क्यों सोचना है, अभी तो 30-35 साल दूर है, अभी तो बहुत समय है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सही फायदा हो, यानी रिटर्न के ऊपर आपको रिटर्न मिले, इक्विटी जैसी एसेट क्लास का सही पोटेंशियल का आपको फायदा हो, तो जितना लंबा समय आप दे सके उतना आपके लिए अच्छा है। तो मुझे लगता है सबसे जो मेन ड्यूटीज है एज एन इन्वेस्टर हमारी ये है कि हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन हो, और जितना जल्दी हम इन्वेस्टमेंट शुरू करें उतना आसान होगा। यानी हम छोटी छोटी रकम से भी बड़ी रकम बना पाएंगे। तो जो हमें डर लगता है कि रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ चाहिए या 10 करोड़ चाहिए, वो कैसे पूरा होगा? जल्दी शुरुआत कीजिए, आप देखेंगे छोटी छोटी रकम से भी आप बड़ी रकम बना पाएंगे। तो मुझे लगता है ये दो ड्यूटीज हर इन्वेस्टर को फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल, और आपकी बात में ही जोड़ूं, एसआईपी अनुशासन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इस मैजिक से आपको 1000 रुपए प्रति महीना के एसआईपी से भी लाखों रुपए कमाकर दे सकता है, अगर आप नियमित तौर पर अनुशासन से इस निवेश को करें, जो हम दिखा भी रहे हैं आपको। तो यही कहने का मतलब हेमंत जी का भी था कि कुछ ऐसी ड्यूटीज आपकी भी हैं, कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो आपको अपने निवेश की जर्नी में पूरे करने चाहिए, और तभी आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। अब संजीव जी, आपसे समझेंगे, एक फौजी की फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसे कौन से खास इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, विकल्प हैं, जो अभी जितने भी फौजी हमें देख रहे होंगे या उनके परिवार हमें देख रहे होंगे, जो वो अपनी प्लानिंग में शामिल कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीजें हैं फौजियों की लाइफ में, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सिविलियंस की लाइफ में होती हैं, वो फौजियों की लाइफ में नहीं है। जैसे उनको लाइफ इंश्योरेंस के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, मेडिकल इंश्योरेंस उनको रेडीमेड मिलता है और अपनी पूरी जिंदगी के लिए उनको और उनकी वाइफ को मिल जाता है। अब जो सर्विंग फौजीज हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा कि जो आपका प्रोविडेंट फंड है, जिसको हम एपी फंड या डीएसओपी कहते हैं, वो एक बहुत अच्छी टैक्स फ्री चीज है। बस एक लिमिट के बाद उसमें टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया, तो जहां तक आप उसमें कर सकते हैं, जितना वो टैक्स फ्री पोर्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। एसआईपी टाइप वो बन जाता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत जबरदस्त वहां पे आ जाता है। दूसरी चीज, आपको इक्विटी प्रोडक्ट्स में जरूर जाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं जी ये तो बहुत रिस्की होता है,
कहीं पे हम वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव को हम रिस्क मान लेते हैं। और अगर हम थोड़ा सा इसको गूगल करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो हमें ये पक्का पता लग जाता है, बड़ा इजीली पता लग जाता है कि वोलेटिलिटी अगर हम भूल जाएं, उसको ना देखें, तो ये वोलेटिलिटी जो होती है, उतार चढ़ाव, यही हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग देता है, यही हमें एफडी से वगैरह से बेटर रिटर्न्स देता है। अगर आपकी बेटी हुई है, छोटी बेटी है, उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना जरूर कीजिए, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थोड़ा सा गोल्ड भी जरूर लेना चाहिए, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। नहीं तो गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स में चले जाइए, अगर आप मंथली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा डालना चाहते हैं। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो घर के लिए, घर का सोचते हैं कि शुरू में ही हम घर बना लें और फिर उसमें जो है 20, 25, 30 साल बाद जाके रहते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। घर के लिए सेव जरूर शुरू से करिए, सेविंग शुरू कीजिए, लेकिन घर जब आप 50 साल की उम्र के आसपास जाकर ही घर लीजिए, क्योंकि जिंदगी में ये एक डिसीजन है जो सबसे बड़ा डिसीजन होता है और जगह चेंज होती रहती है। आपको नहीं पता आप असली में कहाँ पे जाकर के सेटल होंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, एनपीएस बिल्कुल नहीं चाहिए, और कोई भी ऐसा उल्टा सीधा प्रोडक्ट जो आपको नहीं समझ आता है, प्लीज बिल्कुल मत लीजिए। लास्ट का पॉइंट, बहुत सिंपल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए अपना। और अगर आप रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट के पास हैं और आपको रिटायरमेंट का कोपस मिलने वाला है, उसके अंदर भी ये सिंप्लिसिटी रखिए और इक्विटी जरूर लीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत ज्यादा जीना है रिटायर होने के बाद भी। बिल्कुल, तो फौजियों की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सिंपल और किस तरीके से करें, संजीव जी ने बताया। आखिरी सवाल हेमंत जी आपसे होगा कि किसी को अपने निवेश का जो सफर है उसमें कितना ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हम कई बार किसी के कहने पर आकर निवेश करते हैं, सलाहकार की हम मदद लेते हैं, लेकिन खुद का जो फैसला हो, खुद की जो से हो, वो कितनी ज्यादा हो। जी, आई थिंक स्वाति बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काफी बार आई थिंक हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स इसको इग्नोर करते हैं, और कई बार हमें ये सुनने को मिलता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि नहीं, हमें इतनी टेक्निकलिटी समझ में नहीं आती है, हम फाइनेंस इन्वेस्टमेंट को नहीं समझते हैं, हम किसी से एडवाइस ले रहे हैं, वो हमारा देख रहे हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप खुद से डिसीजन ले सको, डेफिनेटली आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। लेकिन उसमें जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप समझ नहीं पाओगे। बेसिकली काफी सारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो कॉमन सेंस के हैं। उसके लिए आपको फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, फोकस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई आपको गाइड करने वाला होना चाहिए। जब आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में शामिल होते हो, उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सीख जाते हो, आपको क्या सवाल पूछना है, आप ये समझ पाते हो कि जो आपको मदद कर रहे हैं वो क्या अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, क्या आपका इंटरेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा उसको कोई और नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिए, इट विल मेक यू अ बेटर इन्वेस्टर। और आगे जाके आप जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, जब आप उस स्टेज में पहुंचेंगे जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक आप इतनी नॉलेज गेन कर चुके होंगे कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे। फाइट द फैक्ट कि आप किसी के एडवाइस इसी को जागरूक निवेशक कहते हैं, जो कि सोच समझकर अपने फैसले ले और कहा सुनी में ना पड़े, और इसके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल सलाहकार आपकी बहुत बखूबी मदद भी कर सकता है। धन्यवाद करेंगे हेमंत जी आपका, और संजीव जी आपका भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के इस शो में बस इतना ही, पर ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताएं हमारे खास कार्यक्रम के बारे में। आपको बताएं कि टैक्स प्लानिंग को लेकर अगर आपके मन में कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, उसको हम दूर करने वाले हैं। और कोई अगर सरल जवाब नहीं मिल पा रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एनपीएस का रामबाण, जहां एनपीएस को लेकर आपको मिलेगा संपूर्ण समाधान।